Congress Party, we have Mr. Suresh Chandra Rajhans. Suresh Chandra Rajhans जी नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय जय महाराष्ट्र सर. जय महाराष्ट्र, जय भवानी. सुरेश चंद्र राजन साहब, ये बताएं, मनोज झरंगे पाटिल साहब ने अपना आमरण अनशन आज खत्म कर दिया. सरकारी डेलीगेशन उनको मिलने गया, एक दो जज भी थे उसमें, उदय सामंत साहब भी थे, दिख रहे थे, अपने क्या नाम है, बच्चू कडू साहब भी थे शायद. यस, एक दो और लोग भी थे. यस. लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 2 जनवरी तक की डेडलाइन है आपके पास, अगर आप तब तक कुछ नहीं करते तो फिर कुछ और होगा. लेकिन ये तो सिर्फ मराठा आरक्षण को लेकर के है, और बाकी सब लोग जो सड़क पे हैं उनका क्या होगा, वो तो चल रहा है. जो धांगड़ एजिटेशन है वो भी चल रही है, माली एजिटेशन है वो भी चल रही है, मराठा कोली एजिटेशन है वो भी चल रही है. सुरेश चंद्र राजन साहब बताएं. जी बोलिए सर. सर, झरंगे पाटिल ने जो आज उनका जो ये आमरण उपोषण चल रहा था, उस उपोषण को खत्म किया, ये हम सबके लिए एक शुभ संकेत है सर जी. क्योंकि जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर ये आंदोलन चल रहा था, और पिछले 8 दिन के अंदर महाराष्ट्र का जो कायदा और सुव्यवस्था पूरे के उसकी धिंडोरियां बज गई थी. वहां पे लोग डर रहे थे, लोग प्रतिनिधि घर के बाहर नहीं निकाल रहे थे, और कई जगहों पे इन लोक प्रतिनिधियों के घर जलाए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों के ऊपर हमले किए गए. ये राज्य सरकार का फेल्यूर है सर. और आपको मालूम होगा, पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी. कांग्रेस के हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट नाना पटोले हो, हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार जी हो, ये बार बार कहते थे कि आप सभी पार्टियों का एक कॉमन मीटिंग ले लो, उसमें सबकी राय ले लो, सबके साथ एक मिनिमम एक कॉमन प्रोग्राम बनाओ, और उस आधार के ऊपर आप ये मराठा रिजर्वेशन जितना जल्द से जल्द दे सकते हैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकालो. लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, ये भाजपा की सरकार का जो अहंकार था, वो उनका जो अहंकार था पिछले 40 दिनों से, उनको सभी दलों को साथ में लेके मीटिंग करने के लिए अलाउ नहीं करता था. लेकिन जब परिस्थिति हाथ से निकल गई, महाराष्ट्र के लोग रास्ते पे उतर गए, मराठा समाज के जो आंदोलन कर रही है वो रास्ते पे उतर गए, और जब हिंसा भड़की तो उनको मजबूरन सभी पार्टियों का मीटिंग लेना पड़ा. और हम तो शुरू से मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को समर्थन के लिए, सहकार्य करने के लिए तैयार थे. और जब कल सभी पार्टियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, और वो रिजोल्यूशन आज झरंगे पाटिल साहब को सरकार के शिष्टमंडल ने दिया, उसके बाद झरंगे पाटिल की ये मानसिकता उनकी समझ में आ गया कि सरकार और महाराष्ट्र के सभी पार्टियां मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है, और वो उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं. और इसीलिए झरंगे पाटिल साहब ने ये मराठा आरक्षण की लड़ाई सर बंद नहीं हुई है, खत्म नहीं की है. उन्होंने राज्य सरकार को 2 जनवरी तक का टाइम दिया है. yes. और इन 2 महीने के अंदर में इस सरकार को मराठा आरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने हैं और मराठा समाज को आरक्षण देना है. 2 तारीख के बाद ये सारा मराठा आंदोलनकारी समाज जो है, ये सारा मुंबई के नाकों पे आपको दिखाई देगा. सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, सुप्रिया सुले जी ने कल कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए. देवेंद्र फडणवीस ने बेवफाई की है, नॉट ओनली मराठा समाज से, उन्होंने कहा उन्होंने डांगर समाज, लिंगायत समाज और मुस्लिम आरक्षण में भी ठीक तरह से कुछ किया नहीं है. तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को आप लोग विलन बना रहे हो उस पूरे चीज का, कि देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉ एंड ऑर्डर फेलर भी देवेंद्र फडणवीस, ये 4 जो आरक्षण के लिए डिमांड था 4 लोगों का, अभी मुस्लिम आरक्षण के बारे में सुप्रिया सुले जी बोल रही है, बोले कि फडणवीस जी ने धोखा दिया. तो कैसे तो एक ही टारगेट है ऑपोजिशन का, वो है देवेंद्र फडणवीस जी. कैसे देखते हो सुरेश चंद्र राजन साहब आप? सर, देवेंद्र फडणवीस, देखो, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ शुरू से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में और देश में इतने सारे कद्दावर नेता हैं, लेकिन टारगेट पे देवेंद्र फडणवीस क्यों है? इसका कारण यह है कि देवेंद्र फडणवीस का पिछले कुछ सालों में
मराठा रिजर्वेशन हो, धनगर रिजर्वेशन हो, दलित रिजर्वेशन हो, मातंग समाज का रिजर्वेशन हो, इन सारे रिजर्वेशन को लेकर, मुस्लिम समाज का रिजर्वेशन हो, इन सारे रिजर्वेशन को लेकर जब वो विरोधी पार्टी में रहते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, तो उनकी एक अलग भूमिका होती है। लेकिन जब सरकार में आती है, उसके उलट विरोध में वो भूमिका लेते हैं। और यही है कारण है कि आज देवेंद्र फडणवीस सभी समाज के टारगेट पे है। और जरांगे पाटिल ने जो कल देखा, जरांगे पाटिल ने क्या कहा कि आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और अजित पवार जो है ये मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक है, चर्चा करना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिस तरह की भूमिका लेते हैं, या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में काम करने वाले, ये राणे फैमिली हो, सदावर्ते हो, प्रसाद लाड हो, चित्रा वाघ हो, प्रवीण दरेकर हो, ये सारे लोग जो है ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन में और कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं इसको लेकर स्टेटमेंट करते हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति निर्माण होती है सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनको कोई विलन नहीं बनाना चाहता है और कोई उनको विलन नहीं बना रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुद इन लोगों के माध्यम से अलग अलग बयान करके अपने आप को विलन बनाने का काम कर रहे हैं सर। Just a small breaking news for our all our viewers, Pradeep ji. Sri Lanka all out for 55. India has won the match at the Wankhede Stadium, Mumbai के 302 रन से। मुबारक हो सबको। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश चंद्र राजन जी। और सर जिस मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज है, जिनको हम लोगों ने शुरुआती कुछ मैचों में रेस्ट दिया, जान के रेस्ट दिया ताकि अच्छी तरह बॉल कर सके बाद में। 6 विकेट लिए सर। राजन सिंह को कुछ और पूछना है। मैं समझ गया सर वो क्या बोल रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं दिख रहा मुझे। नहीं सर देखो टैलेंट है लेकिन मौका नहीं मिलता है जी। 6 मोहम्मद शमी ने 6 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने 17 विकेट लिए सर। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए हैं और जी सर, और हमारे जसप्रीत बुमराह साहब ने 1 विकेट लिए है। बट दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री इंडिया हैज एवर हैड बाय 302 रन्स। 302 रन से क्या बात। ग्रेट अचीवमेंट एंड बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियंस सर। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट माय ओनली होप इज दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्म वी वांट टू सी इन द फाइनल। ऐसा ना हो कि तब तक थक जाएं इतना अच्छा पहले खेल के। मतलब वो न्यूजीलैंड वाला हाल नहीं होना चाहिए। 1992 में जो न्यूजीलैंड का हाल हुआ था, सारे मैच जीत गए और सेमीफाइनल हार गए, वो नहीं होना चाहिए भाई। मतलब जी सर नाउ ऑफ कोर्स इंडिया इन सेमीफाइनल। लेकिन चलिए ये तो खैर क्रिकेट की बात रही। अब क्या है कि धर्म से भी बढ़कर है, क्रिकेट तो धर्म है, हिंदुस्तान में रिलीजन है। तो इसलिए जरूरी होता है लोगों को बताना भाई क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी जो आपने बात कही अभी अभी देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, उस विषय के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या खबर है? क्योंकि बीजेपी के सूत्रों से भी और एकनाथ शिंदे सेना के भी सूत्रों से 2 चीजें सामने आ रही है। नंबर 1, अजित दादा पवार ने अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर लिया है, वो जरा पीछे हो गए हैं बैकग्राउंड में, वो आगे नहीं आ रहे हैं, स्पेशली मराठा आरक्षण को लेकर या बाकी सब चीज़ों को लेकर के। क्या एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में कोई तनावपूर्ण स्थिति चल रही है अभी? ऐसा कोई खबर आ रही है आप सुरेश चंद्र राजन जी? सर देखो ये तीनों, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस, ये तालमेल वाली सरकार नहीं है सर। ये एक दूसरे की जरूरत के लिए वो सत्ता में आए हैं। और मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मराठा आरक्षण को लेकर सकारात्मक काम नहीं किया है सर। और आपको मालूम होगा इससे पहले आज जरांगे पाटिल ने उनका जो उपोषण है वो छोड़ने का काम किया, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने सरकार को 40 दिन का टाइम दिया था जी। 40 दिन में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के नेतृत्व वाली इस राज्य की सरकार ने 40 दिन में क्या काम किया ये महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए सर। अगर उनको ये बैकवर्ड कमीशन के माध्यम से स्टडी करना था तो 40 दिन के अंदर ये कभी भी इस तरह के इस आयोग के माध्यम से ये स्टडी करने का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। और जब 40वां दिन था, उनको अभी लगा कि ये ज्यादा हो गया, ये सिचुएशन हद से निकल रही थी, उस वक्त एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का दौरा करते हैं, वहां पे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। लेकिन सर आपको एक बात बताता हूं, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या किसी भी समाज को अगर अलग से रिजर्वेशन देना है तो जब तक
केंद्र सरकार ये 50% रिजर्वेशन का कैप निकालती नहीं है, उसकी जो मर्यादा है उसको खत्म करके उसको बढ़ाती नहीं है, तब तक आप टिकने वाला किसी भी समाज को एडिशनल आरक्षण नहीं दे सकते सर। और हमारा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र में उनकी सरकार है, मोदी जी अगर चाहते हैं तो मराठा समाज के लिए आरक्षण देने का प्रावधान कर सकते हैं। एक विशेष सत्र का वहां पे आयोजन कर वहां पे कानून को अमेंड करके उस तरह का निर्णय ले सकते हैं। कर सकते थे ना, अभी स्पेशल सेशन तो बुलाया था, उसमें ला सकते थे, एक रेजोल्यूशन ला सकते थे। इच्छा शक्ति नहीं है। आपको मालूम होगा सुधीर मुनगंटीवार उनके मंत्री है, बड़े नेता है, उनको जब पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर इतना वातावरण बिगड़ा हुआ है, कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हुआ है, आंदोलन इतना भयानक हो चुका है, उसके ऊपर महाराष्ट्र में आके नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी नहीं बात करते हैं। तो उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया देते समय मुनगंटीवार साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये राष्ट्रीय नेता है, इनके इतने छोटी सी बात के ऊपर उनको व्यक्त होना जरूरी नहीं समझता। इससे मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या सोच रखता है ये स्पष्ट होता है सर। राजन साहब, मोदी जी का कहना है, देखो आज का सोशल मीडिया में मोदी जी का सौगंध मुझे इस मिट्टी की हम भारत भव्य बनाएंगे, मोदी साहब का कहना है। आगे जाके कहना कि हमने कोरोना सक्सेस, कोरोना काल में पूरे देश में एक सक्सेस है हमारे जो काम किया कोरोना काल में, मोदी जी का कहना। विकसित भारत रोड मैप मोदी जी ने बनाया। आज जो हमने सिल्क रूट को रीओपन करने वाली बात है वो मोदी साहब का सपना है और वो हासिल करके रहेंगे। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और आगे जाके ये पूरे सिल्क रूट जो एस्टेब्लिश करेगा मोदी साहब करेंगे। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी मोदी साहब कर रहे हैं। चंद्रयान पे पहुंचे, चंद्रयान 3 और L1, तो वो गिना रहे कि हमने क्या किया। आप सिर्फ सोचते रहे, मोदी साहब करते रहे। मतलब कांग्रेस 60 साल सिर्फ सोचते रहे। हमने वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2 दिन में कर दिया। अलग अलग चीज हमने इतने आप सोचते रहे हैं, हम करते रहे। तो राजन साहब, ये कैसे होगा कि कांग्रेस पे लोग विश्वास करें? प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी जी है, जबरदस्त कैंपेन तो चल रहा है 5 राज्यों में, पर क्या हासिल होगा? मोदी जी के जो रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड लेके जो घूम रहे हैं मोदी साहब। राजन जी, प्रदीप जी, जब मोदी जी देश की जनता को नए नए सपने दिखाते हैं, वो सपने सुनने के लिए देश की जनता को बहुत अच्छा लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी जो योजना का पाड़ा गिनते हैं, उनका लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है सर। और वो ऐसे जुमले दिखाते हैं, आज उसकी घोषणा करेंगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 10 साल तक नहीं हो सकता है। लोगों को एक नया भारत निर्माण करने की बात करेंगे लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को रोजगार देने की बात करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि आज के जो सर्वे रिपोर्ट है बेरोजगारी का, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ा है। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता सवाल पूछ रही है। और ये सारे अभी इन 5 राज्यों में जहां जहां इलेक्शन का कैंपेनिंग हो रहा है, सब जगह पे नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं, अपनी इस योजना का पाड़ा गिनाने का काम करते हैं, लेकिन लोग उनके लिए उन्होंने इस राज्य में क्या काम किया, इस अलग अलग जिला में क्या काम किया, तालुका में काम क्या किया, गांव में क्या काम किया, इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं सर। आपको एक उदाहरण देता हूं सर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे उनके स्टेट के जो प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुळे लोगों के बीच में जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई आपको अगला प्रधानमंत्री को हम इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो और ऐसा कहने के हाँ, बीजेपी के सारे सभा में होता है और उन सभा में बीजेपी के, और सबसे आश्चर्य की बात क्या है प्रदीप जी, उसमें क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार सभा में और अलग अलग सभाओं में प्रोग्राम में उनके जो लोग होते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन के बैठते हैं, उनको पूछते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लोग हैं, कि ये मोदी का ही नाम लेंगे, लेकिन वहां पे सब उल्टा हो रहा है सर। जैसे पहले राहुल गांधी के साथ होता था, जैसे हाँ, 2013-2014 में राहुल गांधी के साथ होता था, अब नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है।
ये चौंकाने वाली बात है। और इससे ना सर, ये लोगों का जो सुर है ना, वो बदल की तरफ चल रहा है। बदलाव ये ऐसा बदलाव कैसे आ गया? आपका विश्लेषण क्या है? आपने चलिए इंसिडेंट तो बताया, एक मिनट, आपने बात तो बताई, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सर पिछले 9 साल में जिस उम्मीद के साथ इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाया था जी, लोगों को इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे जी, लोग काफी उम्मीद के साथ मोदी जी की ओर देख रहे थे। लेकिन आपने पिछले 9 साल में अगर मोदी सरकार का कार्यकाल देखा होगा तो उसमें कई सारी, जो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ये छोटे छोटे व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो, इन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम मोदी जी ने किया है। और छोटे छोटे व्यापारी, कोरोना काल में आपने देखा होगा, छोटे छोटे व्यापारी पूरी तरह से टूट गए। उन व्यापारियों को जो सबसे बड़ा रोजगार निर्मित करने का काम करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, ये इंडस्ट्री को उनको रिहाब करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए कोई योजना नहीं थी उनके साथ। वो बिल्कुल उसी तरह से वो सारे सेक्टर में मोदी जी फेल हो गए थे। और उसका जो फेल्यूर है, मोदी सरकार की जो नाकामी है, उस नाकामी को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी हो, या स्टेट की जो हमारी हाईएस्ट लीडरशिप होती है, उन्होंने उसके ऊपर प्रहार करने का काम किया। लोगों के बीच में गए, बार बार उनके ऊपर हमला करते गए और लोगों को इन सारी विफलताओं के बारे में अवगत किया। तभी जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि सचमुच मोदी जी ने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन उसके ऊपर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है। लेकिन अभी भी तेलंगाना से फुटेज आई है साहब, प्रियंका गांधी जी की मीटिंग की, बड़ी जबरदस्त फुटेज, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग, क्या इम्पैक्ट था, मजा आ गया। सर तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे सर ना प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या खड़गे साहब के जितने भी प्रचार सभा हो रहे हैं ना, आप देखोगे तो ना मतलब हैरान हो रहे हैं लोग कि इतना बड़ा जन सैलाब वहां पे आता है और कांग्रेस को सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि वो लोग डर रहे हैं। और आपने सर और एक मार्क किया होगा, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जो लीडरशिप है ना सर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और नहीं दिखा रही है। और क्योंकि लोग उन लीडरशिप को ठुकरा गए हैं सर, लोगों ने उन लीडरशिप को लेकर ना ठुकरा दिया, उनको नकारा है। इसलिए उनके हाईएस्ट लीडरशिप जो है देश की, मोदी जी हो, उनके राष्ट्रीय नेताओं को वहां पे बुलाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस उधर जाके एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र जल रहा है। मराठा रिजर्वेशन का उधर बोलते हैं हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, वहां के लोकल अलग अलग कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की देवेंद्र फडणवीस जी बात करते हैं, लेकिन मराठाओं को, ओबीसीओ को यहाँ पे जो जल रहा है उसके ऊपर कुछ बात नहीं करते हैं। तो ऐसा ही हाल इनका सभी राज्यों में है सर। पर मोदी साहब का कहना है, देखो अभी 10 साल में कांग्रेस सरकार नहीं है सेंटर में, उससे 60 साल तक आप लूटते रहे, कांग्रेस लूटते रहे। मगर ये 10 साल में मोदी साहब जब से है, आपका लूट काल समाप्त हो गया, आपका तिजोरी, कांग्रेस का तिजोरी खत्म हो गया, मोदी साहब का कहना है। तो जहां जहां राज्य में आप हो, वहां जनता को लूट रहे हो, आप जनता को लूट रहे हो। सुरेश चंद्र राजन जी, कांग्रेस जनता को लूट रहे हैं। जो 5 राज्यों में आपका सरकार है, वहां जनता को लूट रहे हैं, बिकॉज सेंटर में आपके तिजोरी खाली है कांग्रेस के। तो इसका कितना सत्य है? 60 साल से आप लूट रहे थे, अभी सत्य में नहीं हो सेंटर में, मोदी साहब ने हर चीज को डिसिप्लिन कर दिया, मगर आप राज्यों में जहां पर है जनता को लूट रहे हैं। राजन जी, प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ने देश की जनता को 60 साल में लूटा है, अगर यही बात मोदी जी सारे दुनिया को बोल रहे हैं डिंडोरा पीटकर, तो मुझे एक बात बताइए, फिर मोदी जी को देश की जनता सभी राज्यों में चुनाव में क्यों जिता नहीं पा रही है? देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का सारे राज्यों में अब सरकार क्यों नहीं ला पा रही है? स्टेट की जो लीडरशिप है, स्टेट अलग अलग राज्यों के लोगों के हितों के लिए ये उन्होंने अगर सचमुच काम किया है, तो सारे राज्यों में इनका सरकार क्यों नहीं है सर? ये आत्मचिंतन करना चाहिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, इन्होंने कांग्रेस को जितना बदनाम करना था वो कर लिया, लेकिन लोग
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका और नरेंद्र मोदी जी का कार्यशैली को लेकर उन्होंने आत्मचिंतन किया है और लोगों को बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। लोग उन्होंने जो गलती 2 बार की उसको तीसरी बार दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर रहे हैं सर। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, अब तो क्या है कि राजस्थान में तो मतलब क्या है, अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र को भी नोटिस चला गया, राजस्थान पीसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी समन्स चला गया। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले जितने भी नेता हैं सबको जेल में डाल देंगे? पूछ रहा हूँ सर आपसे। सर ये तो जेल चला क्या? तो चुनाव जेल चला जाएगा? मोदी जी है ना, ये सारे उनका प्रचार सभा हो गई, लोगों को संबोधित किया हुआ, अलग अलग योजना लोगों को गिनाई, इसके बावजूद भी उनको माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब सारे कोशिश करने के बाद भी जनता उनको सपोर्ट में नहीं आ रही है, तब जाके ये उनका जो फाइनल हथियार है, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, अलग अलग केंद्रीय तपास यंत्रणा का अपोजिशन के ऊपर हमला करना, उसका दुरुपयोग करना, इसके ऊपर लगे हुए हैं। आपने कल राजस्थान में देखा होगा, जयपुर में ईडी के कुछ अधिकारी 15 लाख रुपए की लांच लेते हुए पकड़े गए। वो एक ईडी के रिलेटेड एक मामला था, उसको 17 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे, उसमें वो पकड़े गए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तो एक कैंपेन शुरू होने के पहले ही कहा था कि मोदी सरकार ये केंद्रीय तपास यंत्रणा या सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसका कैंपेनिंग के दौरान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कल भी अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा है कि ये सारे जो ऑफिसर रेड डालते हैं, इनकी जो गाड़ियां जाती है उनकी गाड़ियों की भी जांच होनी चाहिए, गाड़ियों की भी तपास होना चाहिए, और उनमें गाड़ियों में क्या लेके जा रहे हैं, या कहीं ऐसे लोगों को एक शंका है कि ये सारे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बनके चुनाव ना कर रहे हो। जी, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी सर? सर देखो, कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान और जो लोकशाही ने हमें जो अधिकार दिया है, आंदोलन करना, रास्ते पे उतरना, लोगों के बीच में जाके आवाज उठाना, ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसी माध्यम से आज देश का पूरा माहौल बदलने का काम किया है और लोग भर भर के सपोर्ट दे रहे हैं। और उनको एक अच्छा इंसान और झूठा इंसान कौन है, इस दोनों के बीच का जो अंतर है या जो फर्क है वो सामने नजर आया है। लेकिन मोदी साहब का ये कहना है कि मैं देश में दूसरी क्रांति लेकर के आ रहा हूं, जो बाकी काला धन बचा है, जो लोगों की बाकी काली करतूतें हैं, जो एक पैरेलल अलग से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसको खत्म करना मेरा वचन है, ऐसा मोदी साहब कहते हैं। जो मोदी साहब का तो सर एक ही कमिटमेंट है, देश के लोगों का भला कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अदानी और उनके जो भांडवलदार मित्र है और 2-4 उन लोगों का कल्याण होना चाहिए। इसके लिए सरकार की जितनी भी पॉलिसीज बनती है, कोल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, बंदर का हो, एयरपोर्ट का हो, LIC का हो, जितने भी सेक्टर जो प्रॉफिट में दे सरकार के, उनको प्राइवेट सेक्टर में देना। इनको एकमात्र ऐसे आदमी को पूरे देश को बेचने का, खरीदने का लाइसेंस देना। इससे आपको एक बात स्पष्ट होती है कि मोदी जी ये सारी चीजें नहीं करेंगे, अपने मित्रों को बड़ा बनाने का और अदानी का जितना भला हो सकता है उसके ऊपर काम करेंगे सर। राजन जी, आप कोयले में आप मोदी जी को दोष दे रहे हैं, मगर मोदी जी आज ही भाषण में बोले कि कांग्रेस का करप्शन, कांग्रेस जो करप्शन कर रहा है सिर्फ स्टेट इफेक्ट नहीं हो रहा है, बोले हर परिवार, हर फैमिली का इफेक्ट हो रहा है कांग्रेस के करप्शन से। बोले आपके पास कोयला है बट आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस आपका जो है कोयला में दलाली खा रहा है, कांग्रेस दलाली कर रहा है। तो आप अडानी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी साहब खुद कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। सुरेश राजन जी आज ही उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल। आप स्टेट को ही नहीं बर्बाद कर रहे हो, बट हर फैमिली स्टेट का उसको बर्बाद कर रहे हो करप्शन की वजह से, और खासकर कोयले में। तो ये नया चीज क्या चीज है सुरेश चंद्र राजन जी? सर मोदी जी जो आरोप कर रहे हैं ना, उन आरोप के ऊपर मत जाइए सर।
मोदी जी कांग्रेस कमीशन खा रहा है, कांग्रेस ने 60 साल में देश को लूटने का काम किया। मुझे एक बात बताइए सर, पिछले 9 साल में इनकी सरकार इस देश में है, केंद्र सरकार ने लोगों के लिए क्या किया है, इसके बारे में लोगों को बीच में जाते हैं तो बात करो ना। आप कांग्रेस को कितने साल दोष दोगे? अरे 60 साल में, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो लोग ठीक है आज एक बार 2 बार सुनेंगे, लेकिन आपने 9 साल में क्या किया ये लोगों को बताओ ना। हर बात को लेकर आप कांग्रेस को दोष देते हो, कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताते हो, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग तो आपके पार्टी में हैं। जिन जिन लोगों के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप करते हो, इस सारे पार्टी को, सारे नेताओं को आप आपके साथ लेते हो, सरकार में सरकार स्थापन करते हो और उनके गले में हाथ डालकर आप सीना चौड़ा करके चलते हो। ये पूरा देश देख रहा है सर। राइट, थैंक यू सो मच सर। और चलते चलते एक बार फिर बता दें आपकी प्रेडिक्शन क्या है सर? बार बार आपसे यही सवाल पूछता हूँ। यही पूछते रहेंगे बजाज साहब आपको, जब तक चुनाव नहीं आते तब तक तो पूछेंगे क्या पांच। prediction है? पूरे पंजा, पूरे पंजा, कांग्रेस का पंजा। हाय, शाबाश, क्या बात है साहब, क्या बात। यही सुरेश चंद्र राजन सिंह, राहुल गांधी के सच्चे सिपाही। और जो मोहम्मद शामी की उन्होंने बात करी थी, एक और चीज बता दूं आपको, आगे जाकर के इस्तेमाल भी कर लेना अगर दिल करे तो। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, मोहम्मद शामी ने 6 विकेटें ली, मोहम्मद सिराज ने 3। दोनों पसमंदा मुसलमान हैं, याद रख लीजिए। लोअर कास्ट मुसलमान है, अशराफ नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, कुरैशी नहीं है, दे आर इंडियन सर। पसमंदा मुसलमान है दोनों। चलिए ओबीसी है yes. सर, ओबीसी है क्योंकि आजकल चल रहा है ना कास्ट बेस्ड सेंसस ये वगैरह वगैरह। बजाज साहब का कहना है कि कहीं मोदी साहब उनको साथ में तो नहीं ले ले। 100% मोदी साहब अडॉप्ट करेंगे उनको, अब देखना आप, और कहेंगे हमारी देन है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, Thank you, sir, thank you, बेस्ट sir. ऑफ लक टू यू। लेकिन आपने आज याद रख लीजिए 2 नवंबर को आपने कहा 5 की 5 स्टेट आपके पास जा रही हैं सर, बोला है आपने। चलिए, सुरेश चंद्र राजन जी, वंदे मातरम। Yes, sir. We are very confident, sir. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, sir. Thank you, Thank you Pradeep very ji. much. Thank you, Arki. Thank you. Well, sorry about that glass. Thankfully, it wasn't too full. Yes, yes. Otherwise, the whole thing would have fallen. But anyway, quite a thing. My God, They need to get a tip. 55 all out, which is amazing, absolutely amazing. It's difficult to believe that we are so good No, that we could knock down people. Bowling attack is fantastic. Yes, yes. That there is no doubt. And if this pace attack really, they taste blood, the way Yes. they are doing wickets, taking wickets on Indian conditions. Where there's nothing for bowlers. Yes, They're nothing flat for bowlers. wickets. They're flat Then tracks. we can imagine if Siraj, Shami, and And all the Bumrah. other fast bowlers, Bumrah, really, move ahead from here. Then it's great for Indian cricket. I mean, there was a time Fantastic. when we had that 4 or 5 pace bowlers, Zahir Khan, we had Nehra. You had Irfan Pathan, Zaid Irfan Khan, Pathan. Ashish Nehra, you had RP Yes, Singh, RP Singh. and we had Balaji. Don't forget So, Balaji. Yes, yes, yes. Right, but that's just about it. And let's go across to the Aam Aadmi Party.